नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं CNBC आवाज। कमोडिटीज पर एक नजर डालेंगे और कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी उठापटक आज के दिन में यहीं पर देखने को मिली है। शुरुआती तौर पर हमने यहां पर 121 का लेवल देखा था, उसके बाद हम 126 तक गए और उसके बाद हम 116 पे कारोबार कर रहे हैं। जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है कच्चे तेल में वो काफी हाई है और वो क्लियरली प्राइसेस में नजर भी आता है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए प्रो इंटेलीट्रेड के दिनेश सोमानी जी जुड़े हैं और ग्रीनबैक एडवाइजरी के सुब्रमण्यम शर्मा से हम जानेंगे यहाँ पर रुपए के ऊपर ट्रेड्स। लेकिन कच्चा तेल पहले। दिनेश जी, बहुत स्ट्रांग वॉलेटिलिटी है। फ्रंट मंथ ब्रेंट की आज एक्सपायरी है, शायद उसके पहले इतनी उठापटक यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट यहाँ पर है, कैसे देखते हैं आप इसे? और यहाँ से अब लॉन्ग वीकेंड है, क्या राय देंगे आप यहाँ पर ट्रेडर्स को? पोजिशंस होल्ड करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें? जी बिल्कुल, ट्वीट का दौर दोबारा जारी हो चुका है। ट्वीट के चलते ही दोबारा इसमें एक हॉट सी मूवमेंट आई है। नीचे के लेवल दोबारा इसमें $93-94 आए थे और वहां से बढ़कर दोबारा $110 आया है और ब्रेंट $120 के आसपास दोबारा आ चुका था। मुझे लगता है $117 जो पिछले बार था, जहां से एक बड़ी तेज गिरावट आई थी, तो ये लेवल जो है दोबारा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अपसाइड को वो भी हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। इन लेवल पर एक बार शॉर्ट सेल दोबारा किया जा सकता है। पॉसिबली वीकेंड में कोई पॉजिटिव न्यूज आने की संभावनाएं लगती है और दोबारा मुझे क्रूड लगता है कि $100 के अंदर आना चाहिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है यहाँ पर अगर एमसीएक्स में कोई ट्रेड करता है तो 10,400 10,380 के आसपास शॉर्ट सेल करना चाहिए। 600 की स्टॉप लॉस लगा के 9800 9500 लेवल डाउन साइड देखने मिल सकते हैं। दिनेश जी, अब जैसे आप कह रहे हैं शॉर्ट करके यहाँ पर चलना चाहिए, पॉजिटिव न्यूज की एक्सपेक्टेशंस इस लॉन्ग वीकेंड पे है, लेकिन एक्सपेक्टेशन करते करते 2 महीने बीत गए हैं। क्या कुछ कॉशन के साथ यहाँ काम करना चाहिए और किस तरह का रिस्क लिया जा सकता है? जी बिल्कुल, कॉशियस से तो काम करना जरूरी है। व्हेन वी आर फीलिंग इनटू डेरिवेटिव्स मार्केट तो कॉशियस मोड तो हमेशा ही हमारा होना चाहिए, बट एक लेवल है, एक रेंज है और बार बार कितना भी नेगेटिव न्यूज आता है तब भी $117-116 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। तो आज भी $110 के आसपास WTI क्रूड गया था और वहां से भी गिरावट देखने मिल रही है। और इंडियन मार्केट में तो जो मेजर मूव है ये रुपये के डेप्रिसिएशन के कारण भी आया है, क्योंकि पिछले 15-17 दिनों में 3% रुपया डेप्रिशिएट हुआ है। ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है, 95.30 के लेवल्स भी आज हमें देखने मिले हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कूल ऑफ दोबारा होता हुआ नजर आता है, लेकिन इन लेवल से मैं बाय करने की तो सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। प्रोबेबली 9500 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय फिलहाल कच्चे तेल में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आपको याद दिला दे कि जो फ्रंट मंथ है वो यहाँ पर 126 जाके 116 आया है, लेकिन जो जुलाई का महीना है जो हम आज रात के बाद से देखना शुरू करेंगे उसमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। वो एक्चुअली वही उन्हीं लेवल्स के आसपास लगातार ट्रेड करता हुआ नजर आया है, 112 113 के आसपास। उसकी में बहुत बड़ी मूवमेंट वहां पर नहीं आई है। जो हम ब्रेंट के प्राइसेस देख रहे हैं वो ऑफ कोर्स वो वाली एक्सपायरी है जो आज यहां पर है और इसीलिए बहुत बड़ी मूवमेंट वहां पर देखने को मिली भी है। दिनेश जी ने यहाँ पर रुपए के आज जिक्र किया जहां पर बहुत बड़ी उठापटक देखने को मिली है और हमारे पास ग्रीनबैक एडवाइजरी के सुब्रमण्यम शर्मा हैं। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह के मूव्स हमने रुपए में आते हुए देखे, जहां पर ऑल टाइम लो बना और जैसे क्रूड में थोड़ा सा सुधार आया, कुछ सपोर्ट हमने यहाँ पर रुपये में भी आता हुआ देखा, कुछ एप्रिसिएशन यहाँ पर भी है। ये कहना बिल्कुल आउट ऑफ रैंक नहीं है कि जैसे क्रूड चलेगा वैसा रुपया फॉलो करेगा। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। बेसिकली देखो, अभी जो रुपये का जो भी मूवमेंट हो रहा है प्योर क्रूड रिलेटेड मूवमेंट है और जो वॉर के जो चल रही है, जो बंद होने नजर नहीं आ रहा और अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण जो क्रूड का मूवमेंट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रुपये में आ रहा है। क्योंकि इंडिया तो देखो ऑलमोस्ट 80-85% ऑफ और ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितना भी क्रूड का प्राइस का इम्पैक्ट आएगा वो अपना डॉलर रुपये में आना ही है। और दूसरी बात, रुपया में प्रेशर पिछले 6 महीने से बनता रहा। जो एफआई बेच रहे थे, इनफैक्ट एफआई का सेलिंग काफी हद तक ज्यादा हो गया। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में उनका जो आउटफ्लो हैज बीन द हाईएस्ट सुपर इन मेनी इयर्स। तो रुपया में जो प्रेशर है मल्टी लेवल है। एक तो एफआई सेलिंग के कारण जो डॉलर रिपेयर रेट कर रहे हैं, क्रूड के कारण जो रुपया में इम्पैक्ट, और इंपोर्टर्स भी थोड़ा पैनिक करके बाई कर रहे हैं, तो इसके कारण रुपया में जो मूव हुआ वो लग रहा है कि प्रेशर बना रहेगा। लेकिन आज जो मूवमेंट है, जो रुपया गैप डाउन उनको लाता 95 के ऊपर, जो बेसिकली क्रूड के जो बिग मूव जो 120 तक है तो उसके कारण हुआ। लेकिन जो क्रूड में करेक्शन आया उसके साथ रुपये में करेक्शन, क्योंकि थोड़े इन्फ्लोज देखे गए, आरबीआई भी थोड़े इंटरवेंशन करके वो जो बिग मूव को होल्ड करने के हिसाब से इंटरवेंट किया है। तो गोइंग अहेड अब लग रहा है कि रुपया के जो मूवमेंट रहेगा प्योरली ये जो आरबीआई रिलेटेड होगा या क्रूड रिलेटेड होगा, लेकिन ओवरऑल आउटलुक नेगेटिव है। इंपोर्टर्स भी जो साइडलाइन में बाई कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स थोड़े कॉशियस वे में नीड बेस्ड सेलिंग कर रहे हैं, तो सप्लाई काफी नहीं आ रही है।
तो ये जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच कपल्ड विथ अनसर्टेनिटी एंड क्रूड प्राइस इंक्रीज रुपए में ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ से अब रुपया कहाँ जा सकता है? क्रूड को ही फॉलो करेगा या फिर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है? नए लोज का रिस्क अभी भी है यहाँ पर? देखो जिस तरह से जो गैप डाउन खुल के जो वाइड मूवमेंट हो रहे हैं तो रिस्क तो बना है। जब तक ये जो क्लैरिटी नहीं मिलती है, जो वॉर के जहाँ पर सीजफायर होके जो बंद होके जो क्रूड प्राइस के मूवमेंट जो थम जाए, तब तक रुपया में प्रेशर बना रहेगा। आरबीआई अपने तरफ से काफी मेजर्स लिया। बीच में उन्होंने जो एनडीएफ और जो बैंक के पोजीशन कट करने की जो लेके आए, तो उसके उस दिन हमने देखा ₹2 करेक्ट हुआ था। तो जो भी मेजर्स आ रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म रहा है, जो उसके बाद वापस जो रुपया जो 93, 94 वाला 92 जाके वापस 90 पे गया, इंडिकेट कर रहा है कि वल्नरेबिलिटी जो रुपया का है प्योरली क्रूड प्राइस के ऊपर डिपेंड हो रहा है। हाँ, अगर आरबीआई और कोई सख्त मेजर ले आएंगे तो मे बी जो अपसाइड को कैप कर देगा, जो एक मार्केट में फियर आएगा कि आरबीआई इज नॉट टॉलरेटिंग अ वीकर रुपी, तो उसके कारण थोड़ा स्लो डाउन हो सकती है। बट ऐसा नो यस, थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, वाइड रेंज में खेलेगा और वॉलेटिलिटी भी काफी, ये जो 25-30 पैसा का वॉलेटिलिटी अभी नॉर्मल हो गया है। शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो वेल एब्सोल्युटली जिस तरह की वॉल्टिलिटी एक नॉर्मल बनती जा रही है, और जैसे मिस्टर शर्मा ने कहा कुछ प्रेशर यहाँ पर लगातार बना रह सकता है, स्पेशली कच्चा तेल यहाँ पर हमें देखना होगा। आरबीआई का यहाँ पर किस तरह का स्टैंड है वो एक और चीज़ यहाँ पर देखनी होगी। और जिस तरह का सेल ऑफ हमने आज इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका भी इम्पैक्ट इन सेंस ऑफ एफआई आउटफ्लोज के तौर पर यहाँ पर रुपए में बनता हुआ नजर आया। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी होंगे, उनसे जानेंगे सोने चांदी में यहाँ पर क्या करने की राय है इस ब्रेक के बाद। आज का दिन वॉल्टिलिटी से भरा हुआ है और यही हाल हमने काफ़ी हद तक अक्रॉस कमोडिटीज और करेंसीज में भी आता हुआ देखा है। सोना और चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि आज दिन की शुरुआत यहाँ पर मच ऑन द वीकर साइड हुई थी। चाहे सोने की बात की जाए, जहाँ पर हमने $4600 पर आउंस के लेवल्स टूटते हुए देखे, और चांदी ने यहाँ पर 72 को एक बार भी यहाँ पर चेक किया। लेकिन आप देख सकते हैं 2% की तेजी यहाँ पर लौटी है और चांदी 3% की बढ़त के साथ फिलहाल कर रही है कारोबार। दिनेश जी, अक्रॉस एसेट क्लासेस हमने वही रिएक्शन एंड रिवर्सल आता हुआ देखा है। सोना चांदी इसी का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह का एक रिबाउंड यहाँ पर लौटा है, एक तो इतनी वॉल्टिलिटी में काम कैसे किया जाए, और फिलहाल सोने चांदी में क्या करने की राय है? जी बिल्कुल, 3 दिन के रिगरस फॉल के बाद में आज थोड़े से ग्रीन शूट नजर आ रहा है। 1.5% इन इंडियन मार्केट प्लस है बीबी गोल्ड। और रही बात काम करने की, तो मनीषा जी मेरी सिकली सलाह है कि इतना गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के तहत प्योर इंट्राडे अभी ट्रेड करे, वही ज्यादा बेटर मुझे अभी हाल फिलहाल समझ में आता है। क्योंकि ऐसा भी लगता नहीं कि गोल्ड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए। एक ट्रेडिंग जोन एक दायरा है, उसी दायरे के भीतर अगर आप ट्रेड करते हो तो मुझे लगता है कि इंट्राडे में इतनी वोलेटिलिटी है कि आप भरपूर मुनाफा कमा सकते हो। तो कैरी फॉरवर्ड की सलाह मेरी बिल्कुल नहीं रहेगी। और रही बात गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स की, तो 4660 का जो लेवल था जो ब्रेक किया, उसके बाद में हमने करीब करीब 4510 के लेवल्स आते हुए देखे हैं। आज एक स्ट्रॉन्ग हमने पुल बैक रैलीज आते हुए देखी, करीब करीब $120 निचले लेवल से भी तेज हुआ है। ये दोबारा 4660 4670 की जोन अगर आती है तो वहां दोबारा बिकवाली बन सकती है। डाउनसाइड टारगेट दोबारा 4550 इसमें आने की संभावना लगती है। कोई इंट्राडे के लिहाज से अगर ट्रेड करना चाहता है तो मौजूदा स्तर पर अभी एमसेक्स में बाय किया जा सकता है 1,51,300 के आसपास, और 1,52,200, 1,52,400 ये अपसाइड टारगेट इंट्राडे के लिहाज से आप देख सकते हैं। वही सिल्वर मुझे लगता है कि 2,45,500 2,46,000 के आसपास जा सकती है, वहां दोबारा फ्रेश बिकवाली बन के आएगी। कच्चे तेल की गिरावट का फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स में भी आता हुआ देखा है, यहाँ पर क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, कॉपर की जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, डाउन साइड 1265 के आसपास ये सपोर्ट लेता है। जो मोस्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट नई वाली कॉन्ट्रैक्ट है, ऊपर में 1300-1305 के आसपास डिस्टेंस लेता है। पुल बैक हमने बिल्कुल निश्चित तौर से निचले लेवल से आता हुआ देखा है, लेकिन आई थिंक 1290 के आसपास ये भी थोड़ा सा थम जाएगा। अभी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपसाइड या डाउन साइड मूवमेंट किसी भी बेस मेटल्स या बुलियंस में नजर नहीं आती है। एक दायरा है, एक रेंज है, उसी दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या कहेंगे दिनेश जी, क्योंकि जिस तरह की हीट वेव है, और आज हमारी आईएमडी से और स्काईमेट से बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा कि 3-4 दिन यहाँ पर फर्स्ट वीक ऑफ मई में थोड़े से अच्छे बीतेंगे, लेकिन 8-9 मई के बाद और जब तक प्री मॉनसून शावर्स या मॉनसून नहीं हिट करता है तब तक अच्छी खासी गर्मी पड़ सकती है। क्या इम्पैक्ट आता हुआ देखेंगे इसका खरीफ पर? वाटर मैनेजमेंट, बारिश, एल निन्यो, सारी की सारी चिंताएं एक साथ। वाला साल ही शुरू हुआ है हमेशा, मतलब जो जितने जो लड़ाई हो रहा है, जितने वॉर हो रहे हैं, शायद इससे पहले मैंने मेरे कार्यकाल में तो कभी देखा नहीं कि इतनी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन उभर कर आई है।
बट एनी हाउ वी हैव टू डील विथ इट। इसको इसकी आदत लगा लेनी चाहिए। और रही बात गर्मी की, तो अभी मुझे लगता है कि मई का मौसम हमेशा निरंतर हर साल ही गर्मी जो है बढ़ते जा रही है। तो प्रोबेबली जो अल नीनो के इम्पैक्ट बता रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ग्वार जो है अभी भी वही दायरा है 5550, नीचे में ऊपर में 58 5900 ये लेवल में ही ट्रेड कर रहा है। जो कुछ कमोडिटीज अभी अल नीनो से प्रभावित हो सकती है कॉटन सीड, ऑयल केक, वहां पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है। सेकेंडली ग्वार, और मुझे लगता है कि अभी कोई स्ट्रॉन्ग काउंटर स्क्रीन पे मुझे नजर आता है तो वो कैस्टर सीड 6520 के आसपास कैस्टर सीड बाइंग बन सकता है 6400 की स्टॉप लॉस से। 6740 के लेवल वहां देखने मिल सकते हैं। और कॉटन सीड ऑयल केक 3390 के अराउंड बाय बनता है 3440 के टारगेट के लिए, और 3365 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो काफ़ी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो एग्री है फिर या नॉन एग्री भी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।